और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने अकोला शहर के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय नागरिकों से बातचीत की और उनका दर्द जाना। अकोला के जुने शहर के हरिपेट, गाडगेव नगर, सोनटक के प्लॉट परिसर में 13 मई को हुई हिंसा में मारे गए विलास गायकवाड़ के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें हिम्मत दिया। साथ ही नाना पटोले ने दोनों समुदायों के नागरिकों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली एक पोस्ट वायरल होने के बाद 13 मई की रात करीब 11 बजे अकोला में हिंसा भड़की थी। दुर्भाग्य से इस पथराव में विलास गायकवाड़ की मौत हो गई, जबकि कईयों के वाहनों को आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद अकोला में काफी तनाव था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले दंगा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने दंगा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डरे सहमे लोगों को सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, साथ ही दोषियों को सजा भी होनी चाहिए। नागरिकों से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे से मुलाकात की और उनसे हिंसा के संबंध में जानकारी ली। बाद में मीडिया से बात करते हुए पटोले ने कहा कि दोनों गुटों के लोगों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों गुटों के लोग आपस में शांति बनाए रखेंगे। बघा, इथं सामान्य हिंदू असेल या सामान्य मुसलमान असेल, यांना या भांडणाचं पण माहिती नाही। त्याच्यामुळे हे सगळं दंगलीचं जे वातावरण झेडपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं जात आहे ते चुकीचं आहे। हिंदू आणि मुसलमान हे दोघेही जण पोलिसांना दोष देतात आणि त्याच्यामुळे आताच मी एसपींनाही सांगितलं की तुम्ही दोषी ठरू नका, कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी तुमची आहे। आणि जे काही या शहरामध्ये झालं, मी सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे, हिंदूंना पण आवाहन केलं आणि मुस्लिमांना केलं की संयम ठेवा। या सगळ्या ज्याची जड जी आहे, ज्यांनी ह्या भांडणाची सुरुवात केलेली आहे, पोलिसांना आम्ही सांगितलं की त्याला शोधून काढा, लवकर सामोऱ्याला आणा आणि या शहरातली पुन्हा शांतता या ठिकाणी कायम झाली पाहिजे, अशा पद्धतीच्या सूचना आम्ही आता पोलिसांनाही दिल्या आणि जनतेलाही आवाहन केलेलं आहे। मला वाटतं की पूर्ववत अकोला शहर, अकोला जिल्हा हा शांततामय होईल, पुन्हा भाईचारा या ठिकाणी निर्माण होईल असा आमचा विश्वास है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना पटोले को 26/11 की घटना का सूत्रधार होने का आरोप लगाया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए नाना पटोले ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो फडणवीस मुझे जेल में डाल दे, लेकिन यह मजाक करने का समय नहीं है। वह दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए अकोला में आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए परमबीर सिंह की आलोचना करते हुए कहा कि एक आईपीएस अधिकारी ने महाराष्ट्र को कलंकित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे दंगों के पीछे केरला की नहीं बल्कि कर्नाटक की स्क्रिप्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि असली स्क्रिप्ट केरला की है या कर्नाटक की है, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। ज्या पद्धतीनं परमवीर सिंग IPS आणि विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते त्यावेळेचे देवेंद्र फडणवीस जे स्क्रिप्ट त्यांनी ठेवलेली होती त्याच्यामध्ये मीच विरोध केलेला होता की ही स्क्रिप्ट वाचली जाते आहे। मी अध्यक्ष महोदयांना सातत्याने सांगत होतो आणि आत्ता परमवीर सिंगला ज्या पद्धतीनं माफीचा साक्षीदारासारखं निर्दोष त्याला सगळ्या याच्यामधून सोडण्यात आलं, या सगळ्यांचे उत्तर फडणवीसांनी द्यावे। हा गमतीचा विषय नाही आहे। महाराष्ट्राच्या इतिहासाला कलंक लावण्याचं काम एका IPS किंवा एका पोलीस अधिकाऱ्याने, वाजे नावाच्या पोलिसांनी ज्या पद्धतीने केलेलं आहे, त्याच्यामधलं खरं मास्टरमाइंड कोण होतं आणि हे घटना घडवणाऱ्या याच्यानंतर त्याला सगळं तातडीनं कुठलाही नाही, त्याला ना कुठलं पोलीस अरेस्ट केल्यात आलं, ते फरार होते आणि सुप्रीम कोर्टानेही त्यांना झापलं होतं, हायकोर्टाने त्याच्यामध्ये ताशेरे ओढले होते आणि कॅटनी सुद्धा त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते आणि अशा या परिस्थितीत सरकारने सगळे त्यांचे आरोप वापस घेणं याची वास्तविकता फडणवीसांनी जनतेसमोर ठेवावी, ही मागणी है। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने आरोप लगाया कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और उनका निलंबन वापस लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इनाम दिया है।
वे अकोला के सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। विधायक मिटकरी ने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने परमवीर सिंह का निलंबन वापस ले लिया। कैट ने निलंबन को रद्द करने के लिए बार बार राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। ऐसा करने में विफल रहने पर कैट ने एक तरफा फैसला सुनाया। परमवीर सिंह के खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में कम से कम 8 से 10 मामले दर्ज है। रंगदारी, कानून के दुरुपयोग और तबादलों में वसूली जैसी गंभीर घटनाएं दर्ज है। परमवीर सिंह मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखने के मामले में मास्टरमाइंड था। मिटकरी ने सवाल किया कि परमवीर सिंह को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए बिना सुरक्षा क्यों दी जा रही है। मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग ज्यांच्यावर अनेक प्रकरणामध्ये गुन्हे दाखल आहेत, त्यामध्ये अकोल्यामध्ये सुद्धा सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, असे आरोपी असलेले परमवीर सिंग ज्यांनी 100 कोटीचा बिनबुडाचा आरोप तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांवर केला होता। नंतर चांदीवाल आयोगासमोर साक्ष देण्याची ज्यावेळेस त्यांच्यावर वेळ आली त्यावेळी ते फरार होते। मग तो 100 कोटीचा आरोप, मग तो 50 कोटी, 25 कोटी, 1 कोटी असं करत करत आता ते म्हणतात माझ्याकडे तसा कुठलाही पुरावा नाही। आणि परमवीर सिंग हे करप्टेड व्यक्ती होता, तो व्यक्ती भारतीय जनता पार्टीचा एजंट म्हणूनच काम करत होता का, हा आमचा प्रश्न आहे। आणि त्या व्यक्तीला ज्याला फक्त त्यांनी एक साधा आरोप केला आणि आरोप केल्यानंतर एका निष्पाप व्यक्तीला 14 महिने जेलात राहावं लागलं माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांना। त्या परमवीर सिंग जो मनसुख हिरेन प्रकरणातला मुख्य आरोपी आहे त्या परमवीर सिंगाच्या संदर्भामध्ये ही आमची आजची पत्रकार परिषद होती। एनआयएनं जे कोर्टामध्ये आरोपपत्र दाखल केलं होतं त्याला परमवीर सिंगांनी कुठलंही उत्तर दिलं नाही। एक कार्यकर्ता म्हणून काम करत होते आणि त्याचंच बक्षीस शिंदे फडणवीस सरकारने दिलं आणि परमवीर सिंगांच्या माध्यमातूनच महाविकास आघाडी सरकार कोसळवण्यासाठी देवेंद्रजी फडणवीस यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले होते, हे आता यातून स्पष्ट होते। मनपा के संपत्ति कर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पौने 2 माह में 6,33,50,987 रुपये की राशि का संपत्ति कर संग्रह किया है। अब नगर निगम के सामने साल के अंत तक 189 करोड़ 11 लाख रुपए संपत्ति कर वसूलने की चुनौती है। मनपा का संपत्ति कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन पिछले कुछ सालों से 50% टैक्स भी नहीं वसूला जा सका है। इसके साथ ही बकाया कर पर 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूला जाता है, इसलिए नागरिक बकाया कर का भुगतान भी नहीं करते। पिछले वित्तीय वर्षों में मनपा ने जब्ती अभियान चलाया था, लेकिन इसका भी वसूली पर कोई खास असर नहीं पड़ा। साथ ही ब्याज के बोझ से बचने के लिए अभय योजना लागू की गई। हालांकि बकाया कर के साथ साथ वर्तमान कर की वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार बकाया संपत्ति कर की राशि अब बढ़कर 112 करोड़ 57,08,820 रुपए हो गई है। नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष में कुल 11,74,134 रुपए संपत्ति कर वसूल करना होगा। नगर निगम के संपत्ति कर विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 17 मई तक चालू वर्ष में 3,27,58,000 रुपए का संग्रह किया गया है, जबकि 3,05,92,917 रुपए चालू वित्त वर्ष में और 3,05,92,917 रुपए बकाया। इस प्रकार कुल 6,33,50,987 रुपए कर वसूला गया है। इस साल ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। प्याज ज़मीन में सड़ने से किसानों के ऊपर संकट मंडराने लगा है। खामगांव तहसील के आंबे टाकली के एक किसान ने हताश होकर 5 ट्रॉली प्याज सड़क पर फेंक दिया, जबकि कुछ किसानों ने प्याज की फसल में पशुओं को छोड़ दिया। आंबेटाकली के किसान संजय कोल्हे ने 1.5 एकड़ में 75,000 रुपए की लागत से प्याज लगाया। कटाई के दौरान ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसल को भारी नुकसान हुआ है। इसमें बड़ी मात्रा में प्याज सड़ गया। फिर भी उन्होंने 5 ट्रॉली प्याज निकाला। मौजूदा बाजार मूल्य को देखते हुए उत्पादन लागत तो दूर की बात, लेकिन बाजार तक माल ले जाने का किराया भी वसूल नहीं हो पाने से निराश किसान ने प्याज को सड़क पर ही फेंक दिया। क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पंचनामा किए 1 माह बीत चुका है। हालांकि मदद के खोखले वादों के अलावा किसानों के कुछ हाथ नहीं लगा है। येथील रहिवासी असून पावसाळ्यामध्ये मी 3 एकर शेती आहे माझ्याकडे। पावसाळ्यामध्ये कपाशी पेरलेली होती आणि ती अतिवृष्टी व वादळामुळे कपाशीची नुकसान खूप झाली। ती भरपाई न निघाल्यामुळे उन्हाळ्यात कांदा हा पीक घेतला, पण कांद्याचं बी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेलं आहे आणि भाव नसल्यामुळे अति नुकसान झालं। त्यामुळे मी माझ्या शेतात गुरे चारलेले आतापर्यंत 10-20 ढोरं आहेत। माझी मागणी एकच आहे बा की माझ्या पिकाची भरपाई मला मिळावी। रोडला जात असताना मला आंबेटाकळी येथील शेतकरी संजय भाऊ कोल्हे यांच्या शेतातील 1.5 एकरातील कांदा
सतत पावसामुळे आणि गाडीमुळे नुकसान झाल्यामुळे हा रोडवरती आणि रोडच्या बाजूला हा टाकण्यात आलेला आहे. पहिलेच कांद्याला भाव नाही आणि इथं शेतकरी कांद्याला सड लागत असल्यामुळे परेशान झालेला आहे आणि इथे शासनाने पंचनामे करून आज जवळजवळ 1 महिना पूर्ण झालेला आहे, तरी कोणत्याच प्रकारची मदत त्यांनी शेतकऱ्याला दिलेली नाही आहे. म्हणून माझं एक सांगणं आहे की इथं सत्ताधारी पक्षाले जे पालकमंत्री असतील, बुलढाणा जिल्ह्याचे जे आमदार असतील आणि खासदार असतील, त्यांनी काय आता झपा काढतात का हे. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चाकू से वार कर युवक की हत्या करने के आरोप में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। खामगांव अपर जिला सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। शिगांव निवासी मोहम्मद शोहेब मोहम्मद सलीम पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसके साथ आरोपी मोहम्मद दानिश जाहिद हुसैन का अपनी बहन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान 6 मई 2018 को शाम 7 बजे मोहम्मद शोहेब मोहम्मद सलीम जगदम्बा चौक स्थित एक होटल में चाय पी रहा था। तभी मोहम्मद दानिश अपने 2 दोस्तों के साथ आया और दोबारा शोएब के साथ बहस करने लगा। विवाद बढ़ने पर उसने उसके पेट, गर्दन और पीठ पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से श्रीगांव में हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद दानिश, जाहिद हुसैन, सैयद फैजान, सैयद अकरम और एक नाबालिग पर मामला दर्ज किया। इस मामले में खामगांव अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने कुल 13 गवाहों का परीक्षण किया। साथ ही जिस होटल में ये घटना हुई वहां के CCTV फुटेज की भी जांच की गई और इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद दानिश जाहिद हुसैन को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 5,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 1 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अन्य आरोपी सैयद फैजान, सैयद अकरम को कोर्ट ने निर्दोष बरी कर दिया है। विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने अकोला के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दंगे रोकने में राज्य सरकार और गृह मंत्री असफल रही। चित्र तर भयानक आहे। जे कारण घडलं त्याच्यामुळे दंगल नाही व्हायला पाहिजे ते ठीक आहे। एखादे कोणी माथे फिरून एखादी पोस्ट केली असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, याच्याशी आम्ही 100% सहमत आहे। पण एवढी मोठी दंगल आणि त्यात काही जणांचा जीव जाणं हकनाक हे मला वाटतं दुर्दैवी आहे। बरं, जीव हे अशा व्यक्तीचा गेला की जो या दंगलीत कुठेच सहभागी नव्हता। मी समजेल की एखाद्या 2 गटात झालं, मग एखाद्या गटातला माणूस दंगलीत मृत होणं एखाद वेळेस होऊ शकतं, परंतु हा व्यक्ती कोणत्याच गटात सहभागी नसलेल्या व्यक्तीचं अशा पद्धतीनं निर्गुण हत्या घडलेली आहे। वाटतं अतिशय क्लेशदायक आहे। दंगल तर पूर्ण घडवलेली दिसते। मी डिटेल सगळं पाहणी केल्यावर पुन्हा आपल्याशी बोल। एक फक्त जे गृहमंत्री आहेत तेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, तुमच्यासारखे सर्व नेते येत असताना त्यांनी आणखी अकोल्याला भेट दिली नाही, एक असंवेदनशीलपणाचा आरोप होतोय त्यांच्यावर। मला असं वाटतं फार याच्यात राजकारण करण्यापेक्षा दंगली का घडतायत, याला कोण सपोर्ट करतंय, दंगलीचा उद्देश काय आणि त्यात बळी कोण जातंय याचा विचार सगळ्यांनीच करण्याची आवश्यकता आहे। त्यांची जबाबदारी ते पार पाडत नसेल तर ते त्यांचा भाग झाला असं मला वाटतं। कोपरा आहे की नाही, त्या कोपऱ्यातून आम्हाला घेतात असं एकच गल्ली मोकळी आहे, बाकी गल्ल्या सगळे पॅक आहे, एकच गल्ली मोकळी आहे, त्या गल्लीतून सगळे बाहेर येतात। पोलीसवाले नुसते राहिले तर आमचा जीवा झाला असता। सकाळी सर मला ज्यांनी केलं ते अटक आहे की नाही ते सांगा। संख्या तुम्ही 1000 करताना कामाचं त्याला काय जामीनवर 2 मिनिटात सोडतात। आता हे जे सांगतात व्हिडिओ आहे, त्यांनी गाडी जाळलेली दिसत आहे, स्वतः सांगतात यांच्याकडे ना, यांचं नुकसान झालं यांच्या माहिती घ्या ना तुम्ही। 104 झाले, 104 झाले काय झाले नाही, मला माहिती पोलीस कोणाला आतमध्ये टाकतात, राहतात। आमच्या संभागात तसंच झालं, 17, 16, 15 वाजेच मोर आतमध्ये टाकतात। त्यामध्ये घुसायला तर त्यांना वेळ पण नसतं लागला। हो, PM झालं सर। काय ते धारदार शस्त्रांचं मारलं मारेल
हो आम्ही स्वतः शेगांव तहसील के जन्म की सरपंच मंगला घोपे की आजकल इलाके में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सरपंच के रूप में 2.5 साल के कार्यकाल में विविध कार्यक्रम में मिले 22 लाख रुपए का कमीशन उन्होंने गांव के विकास में लगाया और एक एक रुपये का हिसाब भी ग्रामवासियों के समक्ष रखा। संपन्न होता है। माननीय आमदार राणा दिलकवाले सांगला साहेब, आदरणीय सुरेश भाऊ, आदरणीय मान्यवर यांच्या शुभ हस्ते पुस्तिकेचं विमोचन होत आहे। सर्वांनी टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये 2.5 कोटी रुपयाची कामं त्यांनी कशी केली तो एक आरसा जनतेसमोर त्यांनी ठेवला। सर्व सरपंचाचा सत्कार त्यांनी या ठिकाणी ठेवला। निश्चित रूपाने हा आदर्श जलम ग्रामपंचायत सरपंच सौभाग्यवती धोपे व त्यांचे धर्मपती आपले उत्तमरावजी धोपे यांच्या माध्यमातून गावामध्ये त्यांनी जी प्रगती केलेली आहे याचा सर्वांनी याचं अनुकरण करावं व अशीच प्रगती करून आपला परिसर स्वच्छ सुंदर समस्यामुक्त करावं, एक आदर्श गाव करावं अशा प्रकारचं आव्हान व त्यांच्या भावी वाटचालीला मी शुभेच्छा या ठिकाणी देतो। माझ्या या 2.5 वर्षाच्या कालावधीत 2.5 ते 3 कोटीचे कामं झाले, पण त्यामध्ये माझे जे सरपंचाचे जे कमिशन आहे खूप मिळालं, पण मी त्या कमिशनचं या गावाच्या सेवेसाठी आतापर्यंत 22,77,500 रुपयाचं काम केलेलं आहे आणि ते काम आणि झालेल्या कामाचं हे पूर्ण मी या गावाच्या समोर माझा हिशोब हा मी आज या कार्यक्रमानुसार मी मांडलेला आहे। त्यामध्ये मी कामाचा पुस्तिका आणि विमोचन केलेला आहे। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में सपन डैम में एक नवविवाहित दंपति का शव बरामद किया गया। मृत 12वें दंपति की 1 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था, जिसके अब उनके इस तरह से संदेहास्पद स्थिति पर शव मिलने के बाद खुदकुशी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील के धारनी मार्ग पर वज्जर में सपन डैम है। इसी डैम में नवविवाहित दंपति का शव बरामद किया गया। मृत दंपति चिखलदरा तहसील के चिचखेड़ा के रहने वाले थे। विकी बारवे और तुलसी का 1 साल पहले ही प्रेम विवाह हुआ था। बताया जा रहा है कि विकी ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। उसके घरवाले मध्य प्रदेश में एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे। तब घर पर विकी और उसकी पत्नी तुलसी ही थे, लेकिन मंगलवार से वो दोनों अचानक से लापता हो गए और न ही उनका फोन लग रहा था, जिसके बाद तुलसी के पिता ने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसी बीच सपन डैम से दोनों का शव बरामद किया गया। उन दोनों के साथ कोई साजिश हुई है या दोनों ने साथ में खुदकुशी की है, ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटनास्थल के पास से ही उनका मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिससे आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। वैसे पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमरावती बाजार समिति के संचालक मंडल को नया सभापति मिल गया है। विधायक यशोमती ठाकुर के समर्थित हरीश मोरे सभापति तो भैया निर्मल उप सभापति चुने गए। खास बात यह है कि सभापति और उप सभापति बिना विरोध चुने गए हैं। अमरावती की कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल के सभापति और उपसभापति के लिए सुबह 11:30 बजे से चयन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद दोपहर 12:45 पर नए सभापति और उपसभापति पद की घोषणा की गई। वैसे इस चुनाव में पूर्व पालक मंत्री और विधायक यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता वाले पैनल के सभी 18 निदेशक चुने गए, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि सभापति और उपसभापति का चुनाव निर्विरोध होगा। गुरुवार देर रात तक चली महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों की बैठक में सभापति पद के लिए हरीश मोरे का नाम फाइनल किया गया। उपसभापति पद के लिए ठाकरे गुट के नाना नागमोटे, प्रवीण अलसपुरे, भैया निर्मल के नाम सबसे आगे थे, लेकिन आखिरकार भैया निर्मल के नाम पर मुहर लग ही गई। शुक्रवार को दोनों के निर्विरोध निर्वाचित होते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ी बजाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया।
से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अकोला न्यूज़।